दोस्तों नमस्कार, मैं हिम्मत सिंह। किसान आंदोलन ठहरा हुआ है शंभू बॉर्डर पे, लेकिन इस किसान आंदोलन से बहुत सारे सवाल उभर के आ रहे हैं और वो सवाल बहुत तत्कालिक भी हैं। तत्कालिक जो मुद्दा है उससे भी जुड़ा हुआ है। एक दीर्घकालिक मुद्दा भी है कि जो किसान हैं या किसानी का जो पूरा खेती बाड़ी का जो पूरा काम है उसको क्या दशा मिले, क्या दिशा मिले। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट से कितना कुछ होने वाला है और कितना कुछ नहीं होने वाला है। कुछ जगहों के किसान तो बहुत ठीक ठाक स्थिति में हैं, लेकिन वही आज सबसे ज़्यादा उद्वेलित हैं। तो इन्हीं सब सवालों पे आज बात करने के लिए हमारे साथ सुनील चौधरी हैं। सुनील जी लगातार इस किसान आंदोलन पे गहरी नज़र है, उनकी पैनी नज़र है और इस बीच में काफ़ी अध्ययन भी है इसका। तो आपका स्वागत है सुनील जी। और किसान आंदोलन कभी हो रहा है कि शंभू बॉर्डर से आज निकल जाएगा, फिर होता है कि अगले राउंड की वार्ता होगी। 4-5 राउंड हो चुका है और फिर से कुछ फसलों पे MSP और क्या क्या हो सकता है उसमें एक डेडलॉक बना हुआ है। लेकिन हमारा सवाल केवल उससे नहीं है। सवाल यह है कि जो किसानी है, खेती है और एक बड़ा तबका इस पे लगा हुआ है, तो इसकी दशा दिशा क्या स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट से सुधर सकती है या कुछ और उपाय करने पड़ेंगे? देखिए, देश में किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए लड़ रहे हैं और ये आज से नहीं लड़ रहे हैं। जब से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई तब से वह स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करो इसके लिए लड़ रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में सबसे पहला जो पॉइंट है जिसको किसान भी पकड़े हुए हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ हो गया कि लोग उस पर जिंदा रह सकते हैं, यानी कि किसानों को जिंदा रहने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जरूरत है। इस देश को विकसित राष्ट्र के लिए नहीं जरूरत है। किसान सरवाइव कर सके कृषि के क्षेत्र में, वह जिंदा रह सके, उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जरूरत है। और सरकार वह भी देने से एक तरीके से आनाकानी कर रही है और किसानों के साथ धोखेबाजी कर रही है। आप 2014 के चुनाव में यही नरेंद्र मोदी जी का आप भाषण जब सुनेंगे तो वह हर जगह कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में मुख्य जो चीज है MSP, जिसमें C2+50 है। C2+50 का अर्थ हो गया कि किसानों के खेती में जो खर्चा है, लागत है और खेत का जो मालगुजारी है जी, और उसमें किया गया श्रम और खर्चा, वो सब जोड़ के और उससे 50+ उसका डबल अप कर दीजिए तो वह होगा। तो मान लीजिए आज अगर धान का MSP लगभग 2100 है तो वह 4200 रुपए तक जाएगा। लेकिन अब 4200 रुपए जाएगा तो हम अगर बिहार से आते हैं तो बिहार के खेतों को देखें तो वहां के किसान जो है 70 से 80% किसान 1 बीघा 2 बीघा वाले खेत हैं। 1 बीघा का अगर MSP लागू भी हो जाता है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, तो उनका सालाना इनकम 40,000 रुपए तक हो सकता है। 40,000 रुपए का अर्थ हुआ कि 2500 रुपए का महीना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि एक आदमी पर डे 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। 100 रुपये 100 रुपए से भी कम में उसका परिवार चलाना है। दूसरी तरफ इसी देश में दूसरे सेक्टर के जो उत्पादन हो रहे हैं, उस उत्पादन के हम देखते हैं तो उनके प्राइस की कोई निर्धारण नहीं है कि वो कितना रख सकते हैं। कई क्षेत्र हैं जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर मेडिसिन तक हम देखते हैं कि 1000 गुना से लेकर 10,000 गुना तक प्राइस रखा जाता है और लोग खरीदते हैं।
उनकी मजबूरी है। और जो मोदी जी 2024 के चुनाव में कह रहे हैं कि हम इसको विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि अगर एमएसपी लागू होता है तो यह किसानों की हालत रहेगी। तो यह इससे कौन सा विकसित देश बनेगा जिसमें 70% किसान है और किसान पर आधारित मजदूर है। तो जब किसान की इनकम ये होगी तो उस पर आधारित मजदूरों की हालत क्या होगी, आप सोच सकते हैं। इसमें भी और चीजों का जो किसानों के साथ हादसे होते हैं, ट्रैक्टर से दुर्घटना होती है, उसमें जो खाद के छिड़काव करते हैं उससे उनका जो नुकसान होता है, जो डिजीज होता है, जो पेस्टिसाइड्स है उससे जो उनको डिजीज होता है, इसका कहीं मूल्यांकन नहीं किया गया है। उनका हेल्थ का कहीं मूल्यांकन नहीं किया गया है। आज किसानों का अब परिवार का सर्वेक्षण अगर हो रहा है तो जो आ रहा है कि 80% महिलाएं कुपोषित है। तो 80% महिलाएं कुपोषित है तो उसमें हम समझते हैं कि 70% महिलाएं जो है 80% वह कृषि और कृषि पर आधारित जो परिवार है उन्हीं वर्ग की महिलाएं हैं। तो एक तरफ हम समाज में बराबरी की बात करते हैं और एक तरफ हम कुपोषण से झेल रहे हैं, वो परिवार झेल रहा है, और इसको हम विकसित राष्ट्र कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि ये जो विकसित राष्ट्र किसके लिए बनेगा? यह विकसित राष्ट्र कॉर्पोरेट और ब्यूरोक्रेट्स के लिए बनेगा, और दूसरा जो किसान है वो हाशिए पर ढकेले जा रहे हैं। जबकि इन्हीं किसानों से वोट लेकर ये भाजपा सरकार आई है, 2014 में भी आई, 2019 में भी आई और 2024 की भी तैयारी है। तो अब किसानों और मजदूरों के सहारे ही भाजपा सरकार आ सकती है। नहीं, एक चीज़ और सवाल है कि जो विकसित राष्ट्र है जहाँ कहा जाता है कि मतलब ठीक ठाक इनकम है, पर कैपिटा इनकम ठीक ठाक है, सब कुछ बड़ा है, तो वहाँ के किसानों की क्या हालत है, तब थोड़ा तुलनात्मक हम अध्ययन कर पाएँ तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे अमेरिका का ही आप उदाहरण ले लीजिए। जैसे देखिए अमेरिका क्या किया है। अमेरिका के एक तो है कि किसानों की आत्महत्या, हम देखते हैं कि अमेरिका में भी सबसे ज्यादा अगर कोई आत्महत्या करता है, जो डाटा आया है, तो किसान ही आत्महत्या करते हैं। और भारत में भी किसान को हम देखेंगे तो भारत में ही किसान वर्ग, दूसरे व्यवसाय से जुड़े हुए वर्गों को आप देखें तो किसान वर्ग ही सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। कर्ज में वहां भी किसान है और भारत में भी किसान है। लेकिन अमेरिका जो है, इधर जो है वह जब विकसित राष्ट्र बना है और भारत एक विकासशील राष्ट्र है, तो विकसित राष्ट्र जब बना है तो वहां जमीन और आसमान के अमेरिका के किसान और भारत के किसान में अंतर आया है। वह साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके खेती करता है। इसके बाद वहां के किसानों के सब्सिडी दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है। वहां कम से कम 250 हेक्टेयर का एक खेत है किसानों का, एक खेत 250 हेक्टेयर का, और मात्र 2% लोग वहां कृषि पर आधारित है। और खेती के दौरान जो दुर्घटना घटती है या पेस्टिसाइड से जो हानि होती है उसके लिए भी वो इंश्योरेंस कराए हुए हैं। हमारे यहाँ आप किसानों को देखिएगा तो खेती करने के दौरान ट्रैक्टर से ड्राइवर मर जाए या उसे कहीं कट जाए या खेती में कहीं कोई सांप काट ले या किसी तरह का उनके साथ दुर्घटना या डूब के मर जाए, कोई उनके लिए व्यवस्था नहीं है, न उनके परिवार के लिए इंश्योरेंस की कोई व्यवस्था है। तो यह भारत के लिए एक दुर्भाग्य है कि हम अमेरिका से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 70% लोग कृषि पर आधारित हैं और वहां मात्र 2% लोग हैं, और खेत वहां 250 हेक्टेयर का है और यहाँ 2 एकड़ 1 एकड़ 1 बीघा ये हालत है। तो यहाँ की बदहाली और गरीबी स्वाभाविक है। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस बदहाली से किसानों को निकाले, लेकिन सरकार वोट तो लेती है किसानों से, लेकिन बदहाली से निकालने के समय वो कॉर्पोरेट की तरफ मूव कर जाती है। यह किसानों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात और धोखा है राजनीतिक पार्टियों का। जी नहीं, एक अभी किसी से बात हो रही थी तो कह रहे थे कि भाई किसान आंदोलन
मतलब गांधी भी शायद उनकी शुरुआत भी शायद किसान आंदोलन से ही नीला हूं। निश्चित रूप से गांधी जी के लोकप्रियता जो है, आप देखिएगा कि जब वो भारत में आते हैं और आंदोलन से जुड़ते हैं तो उनकी लोकप्रियता चंपारण, बिहार के चंपारण के किसान आंदोलन से होती है जी। और वहीं से वो कपड़ा भी जो पहनना शुरू करते हैं और किसानों के साथ जुड़ के किसान का जो आंदोलन शुरू करते हैं। और इसके बाद कांग्रेस में किसानों के प्रति नहीं तो ऊपर ऊपर आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। पहले बार महात्मा गांधी उस आंदोलन को जमीन पर नीचे ले जाते हैं और किसानों तक ले जाते हैं। और उस कांग्रेस से फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती आते हैं 1936 में। आप देखिएगा अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन करते हैं। अब पहली बार वह किसान घोषणा पत्र जारी करते हैं और उस समय भी आप देखिएगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों के सारा कर्ज माफ हो, उस समय भी कहते हैं। और आज भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जब से आई है आज तक आप देखिएगा यह कहा जाता है कि किसानों का सारा कर्ज माफ होना चाहिए। इस आंदोलन में भी यह रखा गया है कि किसानों का सारा कर्ज माफ हो, लेकिन सरकार कॉरपोरेट का सारा कर्ज माफ कर सकती है। लगभग 15 लाख करोड़ का एनपीए है, वो घट के अभी 6 लाख करोड़ रुपए हुआ है। लेकिन किसानों को कहा जा रहा है कि अगर मात्र 2 लाख करोड़ रुपए दे दिया जाए तो किसानों का सारा कर्ज माफ भी हो सकता है और एमएसपी भी लागू किया जा सकता है। तो सरकार उससे भी पीछे हट रही है। नहीं, एक मतलब अभी की जो सरकार है खास करके एक उग्र हिंदुत्व की बात करता है, दूसरी ओर वो पुरानी परंपरा, पुरानी संस्कृति, वही हमारी महान संस्कृति थी। दूसरी ओर आप बेतहाशा उन संस्कृतियों की ओर भाग रहे हैं जिसके खिलाफ आप लड़ के आए या जिसके खिलाफ आप जहर उगलते हैं। तो ये किस तरह की विडंबना है। और उसमें भी जो आपके अन्नदाता हैं उनके साथ जब ये आपका रवैया है, अभी किसान जो आ रहे हैं तो ड्रोन से हमले हो रहे हैं, क्या क्या सब चीज़ें हो रही हैं। जो ड्रोन का काम था सीमाओं पे कुछ रक्षा करना या जो कुछ भी हो वहाँ जवाब देना, तो अब इस तरह के एंटागोनिज्म में जब सरकार फंस गई है तो ये चरित्र कहाँ से उभर के आता है। देखिए, मोदी जी समझते हैं कि यहाँ जो भारत में किसान अशिक्षित है, जैसे हम कह रहे थे ना कि अमेरिका के किसान और भारत के किसान में, तो अमेरिका के किसान शिक्षित किसान है, भारत के किसान अशिक्षित किसान है। तो अशिक्षित जो किसान है तो स्वाभाविक बात है कि उनके पास जब शिक्षा नहीं पहुंची है तो अंधविश्वास में रहेंगे। तो उनको कनेक्ट करने के लिए वो एक अंधविश्वास का या एक परंपरा का चलन करके उनको कनेक्ट किया जाता है। लेकिन देश को डेवलपमेंट के लिए, एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरत होती है साइंस और टेक्नोलॉजी और आधुनिक जीवन शैली की। तो आप देखिएगा कि मोदी जी आधुनिक जीवन शैली के पैरोकार हैं। भाषण भले वो परंपरावादी देते हैं, लेकिन जीवन में वो आधुनिक जीवन शैली के पैरोकार है। उनका लिबास, उनका रहन सहन सारा आधुनिक है और पूरी तेजी से आधुनिकता के दिशा में वो दौड़ते हैं, भागते हैं और दौड़ते हैं। मतलब वो जो पश्चिमी अवधारणा, हाँ, पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करना, पश्चिमी सभ्यता का जीवन स्तर को पकड़ना, भले वो रंग भगवा कहें, वो अलग बात है, वो अलग बात है। वो तो भगवा रंग सिर्फ वोट लेने के लिए है। उस गरीब जनता को जो परंपरा में फंसी हुई है, जो मानती है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, उसका वोट लेने के लिए है। लेकिन मेन जो चीज है उस पर शासन करने के लिए मोदी जी का शासन जो कर रहे हैं, वो शासन आप देखिएगा इस आधुनिक तकनीक के सहारे वो जनता पर शासन कर रहे हैं। और ड्रोन वाली जो बात है, तो ड्रोन जो बना था तो वही मोदी जी कह रहे थे कि इस ड्रोन से किसान अपने खेतों में बीज डालेंगे, पेस्टिसाइड का छिड़काव करेंगे। यह ड्रोन किसानों के लिए, और इस पर सब्सिडी रेट में किसानों को दिया जाएगा बड़े पैमाने पर। लेकिन आज किसान जब आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर,
तो उसी ड्रोन से किसानों पर हमले किए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। जी, एक लास्ट की अभी जिस तरह की जनसंख्या जितनी कृषि पे आधारित है, तो इसका क्या हल हो सकता है? एक तो या तो बहुत बड़ी संख्या को आप शिफ्ट करें उद्योग धंधों में, व्यापार में, और इस पर कम से कम बोझ हो। तो इस तरह की कोई पॉलिसी यदि बने, मतलब क्या लगता है कि ये कोई तरीका है या इसी को थोड़ा सा और मॉडर्नाइज कर दिया जाए? ना सरकार को देखिए, हाँ, जब आज दुनिया जो विकसित बन रही है, तो उस विकसित राष्ट्र में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कृषि पर कम से कम बोझ हो और कृषि गांवों को विकसित किया जाए, डेवलप किया जाए। जब तक गांव को डेवलप नहीं किया जाएगा तब तक इस समस्या का हल नहीं होगा। जो साधन संसाधन जहाँ एक और आप उद्योगपतियों तक सीमित कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि साधन संसाधन तो वहाँ ले जाना पड़ेगा। हाँ, एकदम यही तो हम कह रहे हैं। हाँ। कि देखिए सरकार क्या चाह रही है, सरकार चाह रही है कि कृषि घाटे का सौदा बने, किसान अपना खेत छोड़कर भागे, कॉरपोरेट के यहाँ आके मजदूरी करे और उनका खेत फिर हम लेके कॉरपोरेट के हाथों में दे दें। ये सरकार की मंशा पूरी तरीके से यही है। किसान सिर्फ वोट देने के लिए उनको है, वो वोट देंगे और इसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही नहीं है। उनकी जो भी जवाबदेही है कॉरपोरेट के पक्ष में है, क्योंकि जिस दिशा में वो पूंजीवाद की दिशा में तेजी से भाग रहे हैं, तो कॉरपोरेट उनको लगता है कि हमको इससे निकालेगा। जी, तो चलिए, अभी तो आपने एक अच्छा सुझाव भी दिया है कि, और एक चीज़ और लास्ट में, जो कोऑपरेटिव खेती की एक बात आई थी जब सोवियत रूस के बाद, और लेके आए लेकिन यहाँ चला नहीं, तो क्या वो भी कोई विकल्प हो सकता है? एकदम हो सकता है जी, लेकिन उस विकल्प पर काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि खेत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है और सरकार जब तक इस पर निर्णय नहीं लेती है, यानी कि सरकार के निर्णय लेने का अर्थ हो गया कि जब तक किसानों का राज नहीं आता है, किसान का सरकार नहीं बनती है, तब तक किसानों के जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा और खेती में भी कोई बदलाव नहीं होगा। उनको इसी तरीके से आत्महत्या करना है, गरीबी में मरना है और उनके आने वाली पीढ़ी को कुपोषण में जीना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं, और ख़ास करके एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात, उसमें लास्ट में अगोरते अगोरते जब देखता है, हाँ, छोड़ के भाग जाता है, हाँ, सो जाता है कि जो होना देखा जाए, तो कहीं वही तो प्राकृतिक विपदा है। जी जी, लेकिन आज का जो है पूस की रात, किसान अगर प्रेमचंद लगातार पूस की रात तो मानवीय विपदा लिखते हैं, मानवीय विपदा कि ये सरकार द्वारा हमला किया जा रहा है। वो तो प्राकृतिक विपदा से भाग रहे हैं कि ठंड लग रही है, कुकुड़ रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, भाग रहे हैं, उनके लिए ओढ़ने के लिए भी कंबल नहीं है, हालात बहुत खराब है। लेकिन आज जो हालात है, इस हालात में आप देखिएगा कि एक मानवीय विपदा पैदा किया गया है। मतलब अभी भी किसान पूस की रात में ही पूस की रात से में जी रहा है, जबकि दुनिया बहुत आगे बढ़ी है। एक तरफ हम चांद तक का सफर कर रहे हैं, मंगल तक का सफर कर रहे हैं, और हम खेत तक नहीं, किसानों के खेत तक विकास को नहीं पहुंचा पा रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं हम दर्शकों से भी कि आप अपना कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसमें आपका एक पैसा नहीं लगता है, हमारे लिए बहुत बड़ा संबल बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।